स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी को रियल नंबर के बारे में स्टडी करा रहे हैं। आज हम सभी रियल नंबर स्टडी करेंगे। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर क्या होता है? तो ए नंबर विच स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। इसको जानिए सबसे पहले कि जिस नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। जैसे 3/2 है, -5/2, √5, √3/2, इसका स्क्वायर किया जाए तो यह हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे 3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 9/4, तो प्लस में आ रहा है। -5/2 है तो -5/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस में माइनस से मल्टीप्लिकेशन करने पर प्लस हो जाएगा आपका 25/4। यानी इसका भी माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। √5, तो √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपको रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो आप समझते हैं इसका स्क्वायर जो है 5 आया। तो 5 जो है मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो √5 एक रियल नंबर होगा। अब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव हो, तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसका स्क्वायर निगेटिव होता है। जैसे -5 का अंदर रूट रहेगा, तो -5 का अंदर रूट कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो -5 ना बच रहा है, तो -5 निगेटिव नंबर आ रहा है। तो माइनस में यदि आपको दिया हुआ हो और उसका -5 का अंदर रूट है, तो यहाँ पर इस टाइप से आपको कोई नंबर दिया हुआ हो तो इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। यानी आई से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, आयोटा बोला जाता है। यह रियल नंबर नहीं होता है क्योंकि इसका स्क्वायर निगेटिव है। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। अभी आप लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं। दूसरा डिफिनेशन है इसका कि ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं। जैसे ये आपका नंबर है 3/2, -5/2, ये सब जो नंबर है इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √5 है, √3/2 है, ये सब भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको हम लोग रियल नंबर कहा जाता है और जिसको मतलब कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड इसका डिफिनेशन दिया गया है रियल नंबर का कि द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर के सेट को हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं। मतलब रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तो हम लोग उसको रियल नंबर कहेंगे। तो ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। इसके दो टाइप्स है, रेशनल एंड इरेशनल। तो रेशनल नंबर क्या होता है? व्हाट इज रेशनल नंबर? तो ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो कोई नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर जहाँ p एंड q क्या होना चाहिए? कोई इंटीजर्स हो एंड q इक्वल नॉट टू 0। इसका मतलब है कि दो इंटीजर को हम लोग यदि फ्रैक्शन के रूप में लिख दें ऐसा कि उसमें 1 के अदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे देखिए, यदि 30/25 लिखा हुआ है, ये भी आपका p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, 30 भी यहाँ इंटीजर है और 25 भी यहाँ इंटीजर है, लेकिन यह अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होगा कि इसमें एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि 5 और 5 से ये भी आपका डिवाइड मतलब डिविजिबल है और 25 भी 5 से डिविजिबल है। तो 5 जो है 30 एंड 25 दोनों में कॉमन फैक्टर है, इसलिए 30 और 30/25 जो है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 6/5 जहां पर आपको दिया हुआ है तो 6/5 को हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे, क्योंकि 6 का फैक्टर्स होंगे आपका 1, 2, 3 एंड 6 और 5 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 5। तो
एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं ना है, इसलिए यह अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको हम लोग इसका p बाई क्यू के फॉर्म में कहेंगे, और यह अपना रेशनल नंबर जो है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसमें एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए इंटीजर तो समझ गए कि p एंड q इंटीजर होना चाहिए, और q इक्वल नॉट टू 0। q जो है यानी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर जो है यदि न्यूमरेटर जो है वह 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। यदि आपको दे दिया जाए कि 0/5 इसका वैल्यू कितना होगा तो 0 होगा, लेकिन यही बात दे देता है कि 5/0 तो इसका वैल्यू जो है अनडिफाइंड है, यह अभी तक डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसको अभी पता नहीं कर सके हैं कि 5/0 का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, रेशनल नंबर में हम लोग अब पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में। रेशनल नंबर में सबसे फर्स्ट आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब आप लोग जानते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। 1 से स्टार्ट होगा यानी काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये इसमें काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ऐसे आप शॉर्ट में इसको डिनोट कर सकते हैं काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर होगा कि ऑल काउंटिंग नंबर्स यानी ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वैसा भी, तो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0। इसमें 0 के साथ सभी नेचुरल नंबर जो आएंगे ना, और उसमें एक तो 0 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। मतलब यह 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। उसके बाद है इंटीजर्स, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वे सभी और उसके निगेटिव्स टुगेदर विद 0, उसमें भी 0 होगा, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वे सभी और 0 के साथ और उसके निगेटिव, जैसे 0 1 2 3 4 ये सब आपको इनफाइनाइट तक, और -1 -2 -3 ये डॉट डॉट हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। मतलब ये 0 जो है उसके राइट साइड में पॉजिटिव होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 ये सब जो होंगे इनफाइनाइट लग जाएगा आपको इंटीजर्स में, और -1 -2 -3 -4 ये सब जो होगा माइनस इनफाइनाइट लग जाएगा, इसको हम लोग इंटीजर्स कहेंगे। अब है इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर आप जानते होंगे कि जो 2 से डिविजिबल होता है उसको इवन नंबर कहते हैं, लेकिन यहाँ आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो अब इसका डिफिनीशन जो है वह चेंज हो गया है। मतलब आप जानिए आप कि अ नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ 2n इज कॉल्ड इवन नंबर। जो 2n के फॉर्म में होगा उसको हम लोग इवन नंबर कहेंगे, जहां पर n जो है ना वो कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, या कोई कोई बुक में दे देता है कि n जो है कोई इंटीजर भी होना चाहिए। तो बात सही है, n बिलोंग्स टू कोई एनी इंटीजर्स, किसी कोई भी इंटीजर हो जाए तो उसको हम लोग जो 2n के फॉर्म में रहेगा, जहां पर n जो है कोई भी इंटीजर होगा उसको हम लोग इवन नंबर कहेंगे। और उसी प्रकार है आपका ऑड नंबर, तो जो 2n + 1 के फॉर्म में रहेगा, जहां पर n जो है n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर हो उसको हम लोग ऑड नंबर कहेंगे, जो 2n + 1 के फॉर्म में होगा। जैसे देखिए एग्जांपल है, इवन नंबर का एग्जांपल आप ले लीजिएगा तो हो जाएगा 2 4 6 ये सब इवन नंबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1 यानी 2, तो 2 को हम लोग 2 × 1 लिखे, इसका मतलब है कि n यहाँ पर इंटीजर से है, मतलब 1 है, n की जगह पर आपका 1 है। 2 × 2 = 4 है, तो 4 भी आपका 2n के फॉर्म में है, जहां पर n जो है आपका 2 है। और यहाँ पर आएगा ऑड नंबर में, तो ऑड नंबर है 2n + 1, तो 2n + 1 जो है, तो आपको यदि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 5 51 61 ये सब आपका ऑड नंबर है, जिसको हम लोग 2n + 1 के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 × 2 + 1 जो आपका n जो है यहाँ पर 2 है, तो वो इंटीजर है। अब आते हैं हम लोग प्राइम नंबर में। व्हाट इज प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर का मतलब है कि जिसके मैक्सिमम 2 प्राइम नंबर हम लोग देखेंगे। तो प्राइम नंबर में आपको हम बता रहे थे कि जिसमें मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होंगे, जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होंगे उसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल 5, तो 5 का फैक्टर्स है आपका 1 और 5, 2 ही तो फैक्टर है इसका, तो इसको 5 को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। 7 हो गया, 11 हो गया, इसमें आपका ओनली 2 फैक्टर्स है,
इसलिए 7 को 11 को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अब आते हैं कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर का मतलब है कि जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब ये 2 से अधिक फैक्टर्स जिसमें होंगे उसको हम लोग कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहते हैं। और प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं, जो स्वयं से कटेगा और एक ठो 1 से कटेगा, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर में होगा कि वह स्वयं और 1 के अलावा अदर नंबर से डिविजिबल होगा, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे 8 है, तो 8 का फैक्टर्स हो जाएगा आपका 1 2 4 8। तो इसका मतलब है कि 1 और 8 से तो डिविजिबल है ही है, और 2 और 4 से भी डिविजिबल है, इसलिए इसके फैक्टर्स जो है 4 है। 4 तो इसके फैक्टर है, इसलिए 8 को हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ये सब कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल है। ये सब 18 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, ये सब कंपोजिट नंबर है। उसके बाद है कोप्राइम्स। कोप्राइम्स को बढ़िया समझिएगा। कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम का मतलब है कि वैसा 2 नंबर, 2 numbers are said to be co-prime if they have no any common factor other than 1। को-प्राइम में 2 नंबर होंगे जिसमें एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वे नंबर्स को-प्राइम कहलाएंगे। जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 में 2 के सभी फैक्टर्स आप देखिए, तो 2 के फैक्टर्स आप देखिएगा तो 1 और 2 होगा। 3 में देखिएगा तो इसका फैक्टर 1 और 3 होगा, तो एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 2 और 3 जो है को-प्राइम का एग्जांपल होगा। कोई 2 लगातार संख्याएं कंसेक्यूटिव 2 नंबर रहेंगे ना, वे हमेशा को-प्राइम होते हैं। और 2 प्राइम नंबर जैसे कि आप ले लीजिए 7 और 11, तो 7 और 11 भी हमेशा को-प्राइम ही होंगे, मतलब 2 प्राइम नंबर कहीं का भी ले लीजिए, वे को-प्राइम ही होगा, उनमें एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। आप समझ गए को-प्राइम क्या होता है? को-प्राइम वैसे 2 नंबर होंगे जिसमें 1 के अदर दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब जैसे आप ले लेते हैं कि 15 और 21, इसको चेक करते हैं को-प्राइम है कि नहीं। तो 15 के सभी फैक्टर्स आप देखिए, 15 के फैक्टर्स आप लिखिएगा तो 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे आपको 1 3 5 एंड 15। 21 का आप फैक्टर लिखिएगा तो 21 का फैक्टर्स हो जाएंगे आपको 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है और 21 से डिविजिबल है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि 1 दोनों में है, यानी कॉमन फैक्टर 1 है, और 3 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी दोनों में आ रहा है, इसलिए 15 और 21 को हम लोग को-प्राइम नहीं कहेंगे, ये को-प्राइम नहीं होगा। और वैसे नंबर जिसमें एक के अदर दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो उसको हम लोग को-प्राइम्स कहते हैं। देखिए अब है पढ़ना हम लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो इसमें लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका मतलब है कि यूक्लिड एक मैथमेटिशियन, ये किसी मैथमेटिशियन का नाम है यूक्लिड। डिवीजन का मतलब विभाजन और एल्गोरिथम, मतलब यूक्लिड साहब डिवीजन के लिए एक एल्गोरिथम दिए, उसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, यानी ईडीए कहते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक तो लेमा होता है, लेमा पढ़ना है। लेमा क्या होता है? मतलब प्रमेयिक है, इसका हिंदी है प्रमेयिका। इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, यह एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है और इसके मदद से हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। मतलब इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, मतलब अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में इसका यूज किया जाता है। तो एल्गोरिथम क्या होता है? लेमा की तरह ये एल्गोरिथम, लेमा और एल्गोरिथम ये तो डिफरेंट है। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक स्टेप है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोग उसका यूज करते हैं। ए सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन सॉल्विंग पार्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने में एक रूल्स का यूज करते हैं, उस रूल्स को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। या तो बता रहे थे कि एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम एक स्टेप होता है, किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम जो होता है उसको सॉल्व करते हैं, तो जो स्टेप
हम लोग यूज करते हैं, उस स्टेप को ही एल्गोरिथम कहा जाता है। अब उस स्टेप से किस टाइप से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे एल्गोरिथम का यूज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में होता है। एलसीएम एचसीएफ जैसे आप निकालते हैं तो उस सब में एल्गोरिथम का यूज हम लोग करते हैं। एल्गोरिथम का मतलब वो स्टेप, जैसे 2 और 2 को हमको ऐड करना है तो 2 और 2 को लिखते हैं हम लोग सबसे पहले कॉलम मेथड में 2 + 2, तो 2 + 2 लिख रहे हैं, तो अब इसको ऐड कर रहे हैं, तो यह जो हम लोग स्टेप यहाँ अपनाए हैं उस स्टेप को हम लोग एल्गोरिथम कहेंगे। 2 + 2 = 4, या फिर बहुत सारे मैथमेटिक्स को बनाने के लिए इक्वेशन बना रहे हैं आप, तो उसमें स्टेप अपनाते होंगे, उस स्टेप को हम लोग एल्गोरिथम कहेंगे। अब है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम? तो दिए यूक्लिड साहब, तो उसको हम लोग ईडीए के नाम से जानते हैं, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब है कि इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन Q and R are other positive integers present in them such that A is equal to BQ plus R। मतलब A and B दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ हो और उन्हीं में Q and R दो पॉजिटिव इंटीजर प्रेजेंट होता है सच दैट, इस प्रकार की A is equal to BQ plus R। मतलब ए का मतलब हो जाता है यहाँ पर डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। आप जानते हैं इस बात को, पहले भी आप जानते थे, लेकिन इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहा जाएगा, ये बात आप नहीं जानते थे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यही बात बताई गई है कि ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए होंगे, तो उसमें दो पॉजिटिव इंटीजर Q एंड R में प्रेजेंट होते हैं, इस प्रकार की A इज इक्वल टू BQ प्लस R, इसको वह सेटिस्फाइड करेगा। वेयर R जो यहाँ पर दिया हुआ है वो R जो है वह ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन B, मतलब R जो होगा यानी रिमाइंडर जो बचेगा वह रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन B, और डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा रिमाइंडर। आप जानते हैं कि रिमाइंडर जब भी बचेगा वह डिवाइजर से छोटा ही रहेगा, और 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर और 0 से बड़ा, लेकिन B से छोटा यानी डिवाइजर से छोटा रहेगा। तो A क्या है आप समझ रहे हैं, A को हम लोग डिविडेंड कहेंगे, B को डिवाइजर कहा जाएगा, Q को मतलब क्वोशंट और R का मतलब रिमाइंडर। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कहाँ किया जाता है? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। दो पॉजिटिव इंटीजर के HCF फाइंड करने में हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF फाइंड करने में करेंगे। इसके यूज से हम लोग HCF फाइंड करते हैं, समझ गए? तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि HCF कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए, फाइंड द HCF, फाइंड द HCF आएगा क्वेश्चन ऐसा कि फाइंड द HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF फाइंड करना है। और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपको दिया हुआ है 135 एंड 225, यानी 225 एंड 135 का HCF फाइंड करना है आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो इसमें दिया हुआ रहेगा कि जो बड़ा होगा वो A होगा, यानी डिविडेंड मानेंगे उसको, और जो छोटा रहेगा उसको डिवाइजर मान लेंगे। यानी 225 जो है आपका A हो गया यानी डिविडेंड हो गया, और 135 को हम लोग डिवाइजर मानेंगे, तो ये B हो गया। तो A एंड B आपको पता चल गया। उसके बाद आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं? ये से आप जानते हैं कि A इज इक्वल टू होता है BQ प्लस R, यहाँ पर लिख देंगे A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो हम A के जगह पर पुट कर देंगे 225, यानी 225 हो जाएगा, और B के जगह पर पुट कर दीजिए 135। अब क्या कीजिएगा
कि 135 से 225 में डिवाइड कर दीजिएगा। तो डिवाइड कीजिए, 1 टाइम्स 135 हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 9, मतलब आपका रिमाइंडर आ गया 90। तो यहाँ लिख सकते हैं हम क्यू के जगह पर कितना लिखेंगे 1 और प्लस रिमाइंडर कितना हुआ 90। तो यानी 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। तो जो r जो है यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं आया, r रिमाइंडर जो है वह 0 नहीं आया, इसलिए इस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, मतलब नेक्स्ट स्टेप। यही एल्गोरिथम है, ये स्टेप है, मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, यही एल्गोरिथम है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 135 को यहाँ पर लाएंगे, 135 आपका आ जाएगा डिविडेंड बन करके, और ये जो आपका रिमाइंडर था वो हो जाएगा आपका डिवाइजर यानी 90। अब 90 से डिवाइड कीजिएगा, 90 से डिवाइड कीजिएगा 135 में, तो 1 टाइम्स होगा, यहाँ आ जाएगा 45। तो 90 इंटू 1 प्लस 45 कीजिएगा, यानी 1 टाइम्स लगाया तो क्वोशेंट 1 हो गया, रिमाइंडर आपका 45 आया, तो प्लस में हम लोग रिमाइंडर का जगह पर 45 लिख देंगे। तो यहाँ भी आपको r जो है इक्वल नॉट टू 0, मतलब r जो है 0 के इक्वल नहीं आया। अब नेक्स्ट स्टेप, अब क्या कीजिएगा कि 90 को हम लोग यहाँ लाएंगे, यानी इसको डिविडेंड बना देंगे 90 को। तो 90 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे कि 45 को यहाँ लाएंगे, यानी 45 आपका डिवाइडर हो जाएगा। तो 45 से डिवाइड कीजिएगा 90 को, तो 2 टाइम्स लगेगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर आपका 0 हो गया तो ये 45 जो है वही आपका HCF हो जाएगा। तो आपको मिलेगा कि HCF इज इक्वल टू 25 आंसर, यही आपका HCF है। धन्यवाद, आप लोग इसको सीख पाए और अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।